नमस्कार, मैं स्नेहा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर के 82 तक बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने अनुच्छेद 78 तक बता चुके हैं, तो आप उसे पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आइए बताते हैं कि अनुच्छेद 79 क्या होता है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 69 या 79 में यह बताया गया है कि संघ के लिए एक संसद होनी चाहिए और वह जो संसद है वह राष्ट्रपति द्वारा 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 80 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 80 में यह बताया गया है कि जो राज्यसभा का जो गठन का प्रावधान है वह कैसे होगा। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 250 तक हो सकती है। ठीक है, परंतु अभी क्या है 245 है, जिसको बढ़ाया गया है और इनमें से 12 सदस्यों को जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि से संबंधित क्षेत्रों में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन होता है उसके अनुसार उस राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है तथा राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधि ऐसी रीति के द्वारा चुने जाएंगे जो कि संसद विधि के द्वारा विहित किया जाए, यानी कि जो संसद के द्वारा बताया जाएगा उस मेथड से, उस तकनीक से राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि का चुनाव होगा। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से संशोधन को शामिल किया गया है, यानी कि इस जो अनुच्छेद में कौन कौन से संशोधन हुए थे। तो संविधान संशोधन 35वां, जो कि धारा 3 के अनुसार राज्यसभा पर प्रस्तावित था, और संविधान 36वां संविधान संशोधन, जो कि धारा 5 के अनुसार 1975 में 10वीं अनुसूची के पहला 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शब्दों का लोप किया गया था। इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 3 को इसमें जोड़ दिया गया और 7वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 3 के अनुसार पहली सूची का जो भाग का खा विनिर्दिष्ट था, शब्दों और अक्षरों का लोप इसमें किया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 81 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 81 में यह बताया गया है कि लोकसभा की जो संरचना होगी वह कैसी होगी, यह अनुच्छेद 81 में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसके अनुसार जो सदन है उसमें 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, यानी कि सदन में 550 निर्वाचित सदस्य तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जिनमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों में 530 हो जाएंगे और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, यानी 530 तो आपके प्रादेशिक निर्वाचन से हो जाएंगे और संघ शासित प्रदेश से 20 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और कुल मिलाकर के 550 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके अनुसार किसी भी राज्य को जो आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या जो होगी वह ऐसी संख्या होगी जो कि राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात होगा और वह सभी राज्यों के लिए बराबर होगी, सभी राज्यों के लिए समान होगी। इसमें तर्क क्या दिया गया आपको बता दें। तो इसमें तर्क यह दिया गया कि जो छोटे राज्य हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई छोटे राज्यों की आबादी ही अधिक नहीं है, 60 लाख से अधिक आबादी ही नहीं है, तो हम उस पर कैसे राज्य करेंगे। तो उनके लिए क्या कह लिया गया कि कम से कम एक सीट हर राज्य को आवंटित की जाए, यानी जो छोटे राज्य हैं उनके लिए यह बताया गया कि भाई एटलीस्ट हमको एक सीट तो दो, भले ही उस राज्य की जो जनसंख्या है वह सीट अनुपात उस सीट के लिए योग्य के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो यह अनुपात बताया गया है
कि संघ शासित प्रदेशों में 20 और बाकी सब में जो प्रादेशिक निर्वाचन में 530 है, अगर किसी की जनसंख्या उसके अनुपात में होनी चाहिए, तो भाई किसी की राज्य की जनसंख्या ही उतनी नहीं है, तो क्या उसको आप एक भी सीट नहीं दोगे? नहीं, उसको एटलीस्ट एक सीट तो आवंटित की ही जानी चाहिए, यह बताया गया है। इसके अनुसार भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है वह लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 81 में बताया गया है। इसके अनुसार जनसंख्या को भी डिफाइन किया गया है कि जनसंख्या पद से उसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना से अभी निश्चित की गई जनसंख्या से अभिप्राय है जिससे सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। यानी कि जनसंख्या हम इनमें क्या इंक्लूड करेंगे, जो पहले के आंकड़े दिए गए हैं उनसे लेकर के जो अभी के आंकड़े हैं उनके बीच के जो होगा, जो संख्या होगी वह जनसंख्या के अंतर्गत उससे अभिप्राय होगा। यानी कि उस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे जनसंख्या की, पहले कितनी थी और अब कितनी है। ठीक है, इसमें निम्न संविधान संशोधन को डाला गया। कौन कौन से संविधान संशोधन इसके अंतर्गत हुए हैं? तो 7वां संविधान संशोधन, जिसमें कि अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 दोनों के स्थान पर प्रतिपादित हुआ है। इसके अलावा 35वां संविधान संशोधन, जिसमें कि अनुच्छेद 331 के उपबंधों को अधीन रहने के स्थान पर प्रतिपादित किया गया है। 36वां संविधान संशोधन, जिसमें धारा 5 के अनुसार जो 10वीं अनुसूची का पैरा 4 था, यानी कि शब्दों और अक्षरों का इसमें लोप हुआ है। ठीक है, ये तो थे संविधान संशोधन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम भी लागू हुआ है। धारा 63 के अनुसार इसमें 525 के स्थान पर प्रतिपादित किया गया है। 31वां संविधान संशोधन इसमें हुआ है। इसमें 25 सदस्यों के स्थान पर जो है वह प्रतिपादित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन, धारा 15 इसमें जो है वह अंतर स्थापित की गई है। 84वां संविधान संशोधन में धारा 3 के अनुसार जो है इसमें प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा 7वां 42वां संविधान संशोधन के अनुसार धारा 2, धारा 16 के अनुसार इसमें प्रतिपादित किया गया है। ये तो हुए संविधान संशोधन। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 82 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 82 क्या कहती है कि जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात इसका समायोजन कैसे होगा। जनगणना तो हो गई, अब इसका हम समायोजन कैसे करेंगे, वह अनुच्छेद 82 कहती है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसा प्राधिकारी के द्वारा या फिर ऐसी रीति से जो कि पुनः समायोजित की जा सकती है संसद द्वारा विधि में अवतरित करेगी। संसद ऐसे नियम बनाएंगे जिसके द्वारा जो राज्यों के लोकसभा में स्थान है उनका आवंटन, राज्य में प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्रों में जो विभाजन करना है, जो प्राधिकरण के द्वारा करना है या फिर किसी अन्य रीति से करना है, इन सब का जो समायोजन है वह संसद विधि के द्वारा बना करके करेगी। इसके अलावा क्या कहा गया है? इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पुनः समायोजन में लोकसभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है। यानी कि लोकसभा जो चल रही है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब तक? जब तक कि वो विघटित नहीं हो जाती है। जो समायोजन है उसकी तारीख तब प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति अपना आदेश देंगे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर हो सकेगा जो कि समायोजन के लिए पहले से विद्यमान है। यानी कि जो पहले से विद्यमान है उसी के आधार पर नया समायोजन हो। ये तब तक लागू नहीं होगा, कब तक? जब तक जो है ये 2026 के पश्चात की गई जो जनगणना है उसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते। यानी कि जो इससे पहले के आंकड़े हैं जब तक वह प्रकाशित नहीं होंगे तब तक यह लागू नहीं होगा। ठीक है, और यह 1971 की जनगणना के आधार पर यह स्थानों में आवंटन, राज्य और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, यह सब हुआ है जो कि 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर इसको पुनः समायोजित किया जाएगा। यानी कि क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि
राष्ट्रपति के द्वारा जनगणना का पुनः समायोजन किया जाता है और यह समय समय पर होता रहता है। इसमें भी बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, जैसे संविधान संशोधन 35वां, संविधान संशोधन 7वां, संविधान संशोधन 31वां, 42वां, 44वां और 7वां, ये सब इसके अंतर्गत संविधान संशोधन किए गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।